नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे मन से कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प जीएस क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास को ख़त्म कर सारे टॉपिक को ख़त्म करके मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू कर चुके हैं और जिसके अंतर्गत ये हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पूर्व के 2 वीडियो में हमने इस्लाम के उदय और विस्तार के बारे में तथा भारत पर मुस्लिम आक्रमणों के बारे में पढ़ चुके हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बता चुका है कि अलग-अलग समयों में अलग-अलग क्षेत्र के मुस्लिमों के द्वारा आक्रमण किया गया था। इसी वजह से उस आक्रमणकारियों को अलग-अलग नाम दिया गया था, जिसमें 2 प्रमुख था अरब अरबों के द्वारा किया गया आक्रमण और तुर्कों के द्वारा किया गया आक्रमण। तो अरबों के द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में जो पहले ही अपलोड कर चुके हैं हम, उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भारत पर होने वाले तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को तुर्कों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ताकि चीज़ें आगे जो आने वाले तथ्य हैं, वो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, तुर्क लोग जो था, ये लोग मूल निवासी जो थे, वो चीन और अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर ये लोग मूल रूप से रहते थे और ये इनके कबीले का यानी जैसे बहुत सारे जनजातियाँ रहता था, उसमें से यह भी एक जनजाति था और इसको तुर्क जनजाति कहा जाता था। चूँकि जिस भौगोलिक एरिया में ये लोग निवास करते थे, वहाँ पर जीवन यापन करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की खेती वगैरह करना संभव नहीं था। तो इन लोगों का जीविका का जो मुख्य साधन था, वो था अपने अगल-बगल के क्षेत्रों पर हमला करना और वहाँ से लूट-पाट करके लाना। यही इन लोगों का जीवन यापन करने का तरीका था। चूँकि ये लूट-पाट शुरू से ही करते थे, तो स्वाभाविक रूप से इनका जो आचरण था, व्यवहार था, वो एक लड़ाका का था और ये लोग लड़ाई करने में काफ़ी अच्छे थे, लड़ने में काफ़ी अच्छे होते थे। जिस वजह से क्या हुआ कि जब अरब क्षेत्र में मुसलमानों का उदय हुआ और अगल-बगल के देश में भी जो है सो इस्लाम का प्रचार-प्रसार हुआ और अगल-बगल के जो साम्राज्य था, उन लोगों ने भी इस्लाम को स्वीकार कर लिया। तो वो लोग तुर्क लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रखने लगे, सुरक्षा के लिए सेना में भर्ती करने लगे। चूँकि ये लोग बहुत ही अच्छे किस्म के लड़ाके होते थे, युद्ध कौशल इनके पास बहुत होता था क्योंकि इसका जीवन ही उसी पर निर्भर होता था। तो इसी क्रम में एक अरबियन शासक ने अल्पतगीन नामक व्यक्ति को, जो एक तुर्क जनजाति से संबंधित था, अपने यहाँ नौकरी पर रखा और उसके काम से खुश होकर के, उसके कार्यों के प्रति उसके समर्पण को देख कर के वो एक क्षेत्र जो उस समय उस शासक के अधीन आता था, जिसको गजनी कहा जाता है, जो कि अफ़गानिस्तान के आस-पास का क्षेत्र है, यानी कि आस-पास क्या मतलब अफ़गानिस्तान का एक जगह है, वहाँ का गवर्नर बना देता है। ठीक है? जब उस बादशाह की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के उपरांत अल्पतगीन जिस क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर के रूप में देख रहा होता है, गजनी का क्षेत्र, उस पर वह स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर देता है और वहाँ का स्वतंत्र शासक बन जाता है। देखिए, कोई भी बादशाह जब इन लोगों को अपने यहाँ नौकरी पे रखता था या अपनी सेवा में इसको नियुक्त करता था, तो ये बादशाह के प्रति तो वफ़ादार होता था, परंतु जैसे ही बादशाह की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके उत्तराधिकार के प्रति जो है इन लोगों की निष्ठा नहीं होती थी। तो जिस वजह से जैसे ही बादशाह की मृत्यु हो गई, तो अल्पतगीर ने क्या किया कि गजनी के क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी और वहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया और वहाँ पर शासन करने लगा। 977 ईस्वी के आसपास जो है वो अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है और गजनी के गद्दी पर जो अगला शासक बन बैठता है, वो उसका नाम होता है सुबुक्तगीन। और भारत पर पहला जो तुर्क लोगों का आक्रमण हुआ था,
वो शुबुक्तगीन के नेतृत्व में ही किया गया था 986-87 के आसपास में। और ये पहला आक्रमण जो किया था ये मुल्तान पर किया था, और जो कि पंजाब के क्षेत्र में पड़ता था। हालांकि वर्तमान समय में वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन उस वक्त तो भारत और पाकिस्तान एक ही देश था, आप लोग जानते ही हैं। तो पहला आक्रमण जो किया गया था वो मुल्तान के क्षेत्र में यानी कि पंजाब पर किया गया था, और उस वक्त उस क्षेत्र में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल का शासन होता है। चूंकि इन लोगों का जो भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है धन संपत्ति को लूटना, ताकि वो अपने साम्राज्य की शक्ति में विस्तार कर सके, ना कि भारत पर अपना शासन स्थापित करना। तो वो मुल्तान पर हमला करता है और लूटपाट करके बहुत सारा धन लूट करके वापस अपने राज्य में चला जाता है, गजनी चला जाता है। भारत पर जो तुर्क आक्रमण हुआ था, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है और जो जिसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण किया गया था वो महमूद गजनवी था। और महमूद गजनवी जो था वो शबुक्तगीन का ही बेटा था, पुत्र था। ठीक है। और जिस वक्त इसके पिता बादशाह थे, उस वक्त ये खुरासान यानी कि गजनी साम्राज्य के अंतर्गत ही एक जगह था जिसका नाम था खुरासान, उसका शासक होता है। शासक इन द सेंस इसको राजा नहीं कह सकते, गवर्नर जो बोलते हैं या सरदार कह लीजिए। तो उस क्षेत्र को में ये शासक के तौर पर या गवर्नर के तौर पर काम कर रहा था खुरासान में। ठीक है। 998 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद, सुबुक्तगीन की मृत्यु होने जाने के बाद, महमूद गजनी जो है 27 वर्ष की अवस्था में गजनी की गद्दी पर बैठा, और इनके साथ जो गजनी शब्द लगा हुआ है या गजनवी, वो गजनी साम्राज्य के नाम से ही लिया गया है। ठीक है। और जिस वक्त ये गद्दी पर बैठा उस वक्त अफगानिस्तान और खुरासान जो है वो इसके साम्राज्य के अंतर्गत आता था। महमूद गजनवी जो है या महमूद गजनी कह लीजिए, गद्दी पर बैठने के साथ ही इन्होंने भी भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, और भारत पर इनके द्वारा जो है वो पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में मुल्तान पर ही किया गया था। और 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 यानी 1027 ईस्वी तक के बीच में महमूद गजनी के द्वारा भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया गया था। और इसके आक्रमण का भी मुख्य उद्देश्य जो था वो था धन लूटना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है। महमूद गजनी ने जो पहला आक्रमण किया था वो सीमावर्ती राज्यों पर ही किया था, जैसे कि बताया हमने कि मुल्तान, क्योंकि मुल्तान का जो सीमा है वो इसके राज्य से लगता था। तो इसी वजह से पहला आक्रमण जो है वो इन्होंने अपने सीमावर्ती राज्य मुल्तान पर किया था। इसके अलावा दूसरा आक्रमण जो है इन्होंने फिर से पंजाब आगे क्षेत्र बढ़, क्योंकि जब सुबुक्तगीन ने पंजाब पर हमला किया था तो हिंदू शाही वंश का साम्राज्य का जो क्षेत्र था वो छोटा हो चुका था। तो उसके बाद सीमावर्ती राज्यों को जीतने के बाद ये पहला आक्रमण जो करता है वो पंजाब के क्षेत्र पर ही करता है, जिस पर हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल का शासन चल रहा होता है, और उसको युद्ध में ये पराजित कर देता है। महमूद गजनी से हारने के कारण जयपाल इतना शॉक होता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। वो ग्लानि से भर जाता है इस बात को लेकर के कि हम पराजित हो गए, और इस वजह से वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने 100 सॉरी दोस्तों, मैंने थोड़ा सा गलत फैक्ट के बारे में, पहला जो था ये सीमावर्ती राज्य अपने इन्होंने मतलब अपने देश की सीमाओं से लगने वाले क्षेत्रों को जीता था, और दूसरा आक्रमण जयपाल के विरुद्ध किया था, और तीसरा आक्रमण जो किया था इसने वो मुल्तान पर किया था। और उस वक्त मुल्तान पर जो शासन चल रहा होता है वो अब्दुल फतह का शासन चल रहा होता है। ठीक है।
और उसको भी ये हरा देता है और मुल्तान पर कब्जा कर लेता है। दोस्तों, अगर महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण की बात करें तो वो था 1025-26 में इनके द्वारा किया गया 16वां आक्रमण। इसी आक्रमण में इन्होंने इसी आक्रमण के अंतर्गत इन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और वहां से इसे अपार संपत्ति हासिल हुई। और सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद इन्होंने सोमनाथ मंदिर को तुड़वा दिया था और सोमनाथ के मंदिर में स्थापित मूर्तियों को भी इन्होंने नष्ट करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, महमूद गजनवी जो था ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। इससे पहले जो भी इस्लामिक शासक होते थे वो अपने आप को सुल्तान नहीं बल्कि बादशाह कहा करते थे। सुल्तान की पहली उपाधि जो है वो महमूद गजनवी ने ही धारण किया था। इसके अलावा महमूद गजनवी का जब भारत पर आक्रमण हुआ था तो उसके साथ एक विद्वान भी भारत आए थे। आक्रमण के दौरान ही जब 17 उसी दौरान एक अभियान के दौरान के साथ एक विद्वान आए थे जिनका नाम था अल बरूनी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक से हमें भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है और इस किताब को हम लोग किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है ये, कई सारे एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। बीपीएससी का तो ये फेवरेट एरिया है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को महमूद गजनवी को जो है वो गजनवी का मृत्यु हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है भारत पर दूसरा तुर्क आक्रमण जो होता है वो मोहम्मद गौरी के द्वारा होता है। तो चलिए तो देखते हैं तीसरे मतलब दूसरे तुर्क आक्रमण और तीसरे मुस्लिम आक्रमण के बारे में। तो दोस्तों, महमूद गजनी जो है वो भारत पर लूटपाट करके क्या हुआ, वापस चला गया था। परंतु मोहम्मद, क्योंकि उसका उद्देश्य ही लूटपाट करना था, उसको भारत पर अपना शासन स्थापित करना नहीं था, तो जिस वजह से वो क्या करता था, भारत पर किसी क्षेत्र पर हमला करता था और वहां से लूटपाट करके अपना देश वापस चला जाता था। परंतु मोहम्मद गौरी जो है इन्होंने इसके द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया था तो इसने भारत पर जीते हुए क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित करना करना इसका उद्देश्य था और इन्होंने किया भी था। तो भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो मोहम्मद गौरी को ही जाता है। ठीक है, तो चलिए गौरी के बारे में देखते हैं। तो गौर एक जगह का नाम है जो गजनी और हेरात के बीच में एक छोटा सा राज्य था उस वक्त। ठीक है, और 1173 ईस्वी में गौर का जो क्षेत्र है, गौर का जो छोटा सा राज्य था, मोहम्मद गौरी उस क्षेत्र का शासक बनता है। उससे पहले मोहम्मद गौरी जो था वो गजनी का गवर्नर था। समझ रहे हैं, शासक बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले तक जो था वो मोहम्मद गौरी जो था गवर्नर के रूप में गजनी का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के गवर्नर के तौर पर काम कर रहा था। शासक बनने के बाद मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण करना शुरू किया और इसका पहला आक्रमण जो है वो 1175 ईस्वी में मुल्तान के खिलाफ हुआ था। यही चीज हम थोड़ा सा रिपीट कर दें, मोहम्मद गजनवी के समय में नहीं, मोहम्मद गौरी के द्वारा पहला आक्रमण जो है वो मुल्तान पर 1175 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने तीसरा, इसका जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो तीसरा आक्रमण था जिस के अंतर्गत इन्होंने गुजरात के अन्हिलवाड़ा क्षेत्र पर 1178 ईस्वी में किया था। परंतु इस आक्रमण के दौरान जो है अन्हिलवाड़ा क्षेत्र का जो शासक होता है मूलराज द्वितीय, इससे इसको पराजय मिलती है, यानी कि मूलराज द्वितीय जो है वो इसको हरा देता है। उसके बाद फिर यह भारत पर आक्रमण करता है और इस बार जो ये आक्रमण करता है वो अजमेर और दिल्ली
के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए करता है। और उस वक्त अजमेर और दिल्ली के क्षेत्र का जो शासक होता है वो होता है पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। 1191 ईस्वी में जिस मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच जो है वो युद्ध होता है, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हो जाती है, और इस युद्ध को हम लोग तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके बाद फिर मोहम्मद गौरी जो है वो अजमेर और दिल्ली के क्षेत्र पर 1 साल बाद यानी 1192 में हमला करता है, और इस आक्रमण में जो है मोहम्मद गौरी को जीत हासिल होती है। और इस जो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा अजमेर और दिल्ली के क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता है, तो मोहम्मद गौरी का साथ जो है वहाँ के स्थानीय जो पड़ोसी राज्य के राजा होते हैं उनका भी समर्थन प्राप्त होता है, जिस वजह से ये क्या होता है कि ये पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है, और इस युद्ध को हम लोग तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, परंतु पृथ्वीराज तृतीय को हराने के बाद इन्होंने 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज के साथ युद्ध के दौरान जिन पड़ोसी राज्यों के शासक ने इनका साथ दिया था, इसको हम लोग जयचंद के नाम से जानते हैं, उसको भी इसने 1194 ईस्वी में चंदावार के युद्ध में पराजित कर देता है, और उसके राज्य पर भी जो है वो कब्जा कर लेता है। जब मोहम्मद गौरी दिल्ली के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, तो अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इसने इनका एक सेनापति होता है, या सिपा सलार कह लीजिए, उस समय में सेनापति को सिपा सलार कहा जाता था, या कमांडर इन चीफ कह लीजिए। ठीक है, उसका नाम होता है बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो ये अपने सिपा सलार बख्तियार खिलजी को आदेश देता है बंगाल के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, और इनके आदेश को प्राप्त करके बख्तियार खिलजी जो है वो बंगाल के अभियान के लिए निकल पड़ता है, और उस वक्त बंगाल पर जो है सेन वंश का शासन चल रहा होता है। इसके बारे में हमने प्राचीन भारत के अंतर्गत पढ़ा दिया है, आप चाहे तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और उस वक्त वहां का शासक जो होता है वो लक्ष्मण सेन होता है, और लक्ष्मण सेन को जैसे ही ये पता चलता है कि बख्तियार खिलजी जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति है वो बंगाल पर आक्रमण करने के लिए आ रहा होता है, तो वो बिना किसी प्रतिरोध के गद्दी छोड़ के भाग जाता है, और बख्तियार खिलजी जो है वो बंगाल पर कब्जा कर लेता है। बंगाल के पर कब्जा होने के साथ ही बख्तियार खिलजी जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है, बिहार की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और बिहार को भी जीत करके तुर्की साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, और इसी अभियान के दौरान बख्तियार खिलजी जो है बिहार के प्रसिद्ध नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करवा देता है। ठीक है, दोस्तों, मोहम्मद गौरी का जब भारत पर आक्रमण हुआ था तो उनके साथ एक प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भी जो है भारत आया था। इसके अलावा मोहम्मद गौरी के द्वारा कुछ सिक्के भी जारी किए गए थे, और इस सिक्के की खास बात यह थी कि एक सिक्के के एक तरफ कलमा खुदा हुआ था। ठीक है, और दूसरे तरफ लक्ष्मी जी के आकृति का तस्वीर बना हुआ था। दोस्तों, अगर मोहम्मद गौरी के भारत पर अंतिम अभियान की बात करें तो वो खोखरों के विरुद्ध था। इसके बाद ये भारत में जीते हुए क्षेत्र को अपना एक गुलाम जो उसका सेनापति भी होता है, इसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको सौंप करके वापस अपने देश गौर जो इनका राज्य होता है वो
जाना लगता है। परंतु जाने के क्रम में ही दमियक नामक स्थान पर 13 मार्च 1206 ईस्वी की इसकी हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गौरी की। चूंकि इनकी हत्या हो जाती है तो इन्होंने जो भारत के जीते हुए प्रदेश को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा रहता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन सभी क्षेत्रों को मिला करके भारत पर जो है एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है और उसको हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो गुलाम वंश से संबंधित ही होगा और वहीं से दिल्ली सल्तनत की भी शुरुआत होती है, जो लोदी वंश तक चलता है, इब्राहिम लोदी तक, यानी कि भारत पर मुगलों के आक्रमण तक, यानी मुगलों के कब्जा हो जाने तक दिल्ली सल्तनत का दौर चलता है। तो हम अगला जो हमारा वीडियो होगा वो दिल्ली सल्तनत से संबंधित गुलाम वंश के बारे में होगा। तो आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।